हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज की हिंदी स्टोरी को। तो डिटेल में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि लखनवी अंदाज के अंदर आखिर जो है यशपाल जी ने क्या बताने की कोशिश की है, क्या हमारे साथ जो है साझा किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो देखो, यशपाल जी जो ये लिखा है लखनवी अंदाज़, वो एक व्यंग्य है और एक कहीं कहीं हंसी भी दिला देता है। और इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि बिना किसी घटना के या फिर बिना किसी प्रमुख पात्र के भी कभी कभी कहानी जो है लिख दी जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं कि कोई ऐसा जो है हल्का फुल्का इंसिडेंट हो जाता है कि बिना हम सोचते भी नहीं हैं, फिर भी हम उसके बारे में पूरी जो है कहानी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लखनवी अंदाज में यशपाल जी ने कुछ इसी तरीके से इस स्टोरी को हमारे साथ साझा किया है, हमारे साथ जो है डिस्कस किया है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना किसी कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, जो सामंती वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उस पर कटाक्ष करते हैं, जो एक रियल ज़िंदगी जीने से बिल्कुल बेखबर रहता है, केवल एक दिखावटी और बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी इस तरीके की परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लखनवी अंदाज को। अगर मैं इससे पिछले चैप्टर्स की बात करूं तो इससे पिछले चैप्टर्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। हर एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑल सब्जेक्ट से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो चलिए देख लेते हैं लखनवी अंदाज के बारे में। तो देखो, यहाँ पर जो है यशपाल जी सोच रहे थे कि क्यों ना मैं एक नई स्टोरी लिखूं, कोई नई कहानी लिखने की वो सोच रहे थे। और उस कहानी को लिखने के लिए उन्हें एकांत की ज़रूरत थी। तो वो सोच रहे थे कि कहीं मुझे एकांत में मतलब जगह मिल जाए और मैं वहाँ पर उस स्टोरी को आराम से लिख लूँ। तो उन्होंने उस कहानी को लिखने के लिए जो है रेल का सफ़र तय करने की सोची। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को की उतावली में फुकार कर रही थी। मतलब जो है ट्रेन चलने को ही थी और आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, ठीक है। तो दूर तो जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सोचा यशपाल जी ने कि चलो ज़्यादा दूर का सफ़र तो है नहीं, मैं सेकंड क्लास में ही जो है सफ़र कर लेता हूँ और आराम से यहाँ पर भीड़ से बचकर एकांत में मुझे कोई नई कहानी के बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। और मैं जो है खिड़की से नेचुरल ब्यूटी को भी देख सकता हूँ, मतलब जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, सौंदर्य है, उसको भी देख सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को सोचकर सेकंड क्लास का जो है टिकट ले लिया कि भाई यहाँ पर बैठकर मैं आराम से जाऊँगा और नई कहानी को सोचूंगा कि भाई हाँ, मुझे किस बारे में कहानी लिखनी है। तो देखो, गाड़ी छूट रही थी, मतलब गाड़ी ट्रेन चलने को थी। तो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर ये दौड़े, यानी यशपाल जी दौड़े और जो है दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने सोचा था कि डिब्बा तो इन्हें खाली मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। इन्हें जो है डिब्बा खाली नहीं मिला और उस डिब्बे के अंदर जो है एक लखनऊ के नवाब बैठे हुए थे। लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोस्ट सज्जन बड़ी ही सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। तो लेखक ने सोचा कि आराम से जाऊँगा, अकेला जाऊँगा, कोई नहीं होगा सेकंड क्लास के डिब्बे में। लेकिन जब वो डिब्बे में मतलब चढ़े तो उन्होंने देखा कि जो नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोस्ट सज्जन थे, वो बड़े आराम से वहाँ पर पालथी मारे बैठे थे। और उनके सामने देखो, अब यहाँ पर बताएंगे लेखक कि उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, है ना। और डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब जो नवाबी नस्ल के जो सफ़ेद पोस्ट सज्जन वहाँ पर बैठे हुए थे, वो भी यही सोचकर बैठे थे कि शायद मैं अकेला सफ़र करूँगा। लेकिन जैसे ही लेखक उस डब्बे में चढ़े तो उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, मतलब थोड़े से वो हिचकिचा गए। नॉर्मली क्या होता है, आजकल तो है हम टिकट वगैरह पहले ही रिज़र्व करा लेते हैं, तो हमें पता रहता है किस तरीके के लोग हमारे साथ जाएँगे या जो भी है। लेकिन पुराने समय में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी, इतना ज़्यादा डब्बे भर-भर कर भी नहीं चला करते थे। तो क्या था, यहाँ पर थोड़े से वो अनकम्फ़र्टेबल हो गए। कौन अनकम्फ़र्टेबल हो गए? जो वहाँ पर लखनऊ के नवाब बैठे हुए थे। क्यों अनकम्फ़र्टेबल हुए वो? क्योंकि जो लेखक हैं वो उस डब्बे में चढ़ गए थे। तो उनको लगा कि अब मैं अकेले सफ़र नहीं कर पाऊँगा। और चलिए अभी हम लोग जो है आगे देख लेते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो यहाँ पर लेखक उनको देख कर के यही सोच रहे हैं कि भई मैं भी यही सोच कर आया था कि मुझे डब्बे में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर बैठे हुए दिख गए। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब नवाब साहब को बड़ी कोई खुशी नहीं हुई जैसे ही लेखक उस डब्बे में चढ़े, क्योंकि वो थोड़े से परेशान हो गए देख के कि अरे कोई और मेरे साथ सफ़र करेगा। तो फिर ऐसे ही लेखक ने भी क्या किया, लेखक ने भी जो है उनसे थोड़ी-सी नज़र चुरा ली। हुँ, उन्होंने भी थोड़ा-सा इग्नोर किया उनको। अब देखो खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि कल्पना करते हैं वो काफ़ी चीज़ों को लेकर, तो वो बता रहे हैं कि अब मैं जो है सोचने लगा कि आखिर नवाब साहब ने ये सेकंड क्लास का डिब्बा क्यों लिया होगा। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का वो अनुमान करने लगे कि जो नवाब साहब थोड़े से असंकोच महसूस कर रहे हैं, जो इनको थोड़ी असुविधा हुई है, वो क्यों हुई होगी। हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने की वजह से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, है ना? हो सकता है वो भी जो है अकेले यात्रा करना चाहते हों, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। और अब उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि नगर का कोई नॉर्मल इंसान उन जैसे नवाबी सज्जन को मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, मतलब सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। तो यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं कि शायद नवाब साहब को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि कोई उन्हें सेकंड क्लास के जो है दर्जे में सफ़र करते हुए देख ले। मैंने क्योंकि उनको देख लिया है, तो अकेले सफ़र का वक़्त काटने के लिए हो सकता है उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, है ना? तो हो सकता है कि भई खीरे इसीलिए खरीदे हों कि मैं अकेले जो है क्या सफ़र करूँगा, तो आराम से खीरों को खाते हुए जाऊँगा। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने वो खीरे कैसे खाएँ, यानी अब वो मेरे सामने खीरे कैसे खाएँ? तो ये सारी चीज़ें जो है लेखक कल्पना कर रहे थे। अब देखो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी लेखक यहाँ कह रहे हैं कनखियों का मतलब क्या होता है कि एक नज़र तो नवाब साहब की तरफ और एकदम तुरंत से दूसरी तरफ देख लेना। तो एक नज़र से वो बार-बार नवाब साहब की ओर देख रहे थे, है ना? नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर जो है स्थिति पर गौर करते रहे। तो नवाब साहब पूरा अपना उसमें बैठे थे, होता है ना थोड़ा-सा टशन या फिर एक कॉन्फिडेंट टाइप में, तो इस तरीके से बैठे हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ओह! नवाब साहब ने सहसा हमसे संबोधन किया। देखो अभी तक इन दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर नवाब साहब ने अचानक से जो है लेखक से बात की। तो उन्होंने कहा, आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक फरमाएँगे? तो देखो नवाब साहब ने यहाँ पर खीरा ऑफ़र किया है लेखक को, क्योंकि खीरे जो है वो मतलब रखे हुए थे उनके तौलिए पर, चिकने साफ़-सुथरे खीरे। तो उन्होंने पूछा लेखक से कि क्या आप खीरे खाएँगे? खीरे का शौक फरमाएँगे? तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो मतलब लेखक को ये चीज़ अटपटी सी लगी कि अच्छा अभी तो मतलब बोल भी नहीं रहे थे, देख भी नहीं रहे थे, अचानक से मुझे खीरा मतलब ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाँप लिया, तो लेकिन फिर भी थोड़ी-सी शराफ़त दिखाई लेखक ने और कहा कि नहीं, नहीं शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए, आप ही शौक फरमाएँ, आप ही खाएँ, नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो नो थैंक्स इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने उनको कह दिया। अब देखो नवाब साहब ने ठीक है भई मना कर दिया, मतलब लेखक ने मना कर दिया, तो नवाब साहब ने क्या किया कि अब फिर एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और फिर दृढ़ निश्चय से खीरों को खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाया। ठीक है, अभी तक खीरे देखो कटे हुए नहीं थे, अब जो है नवाब साहब ने क्या किया, तौलिए को झाड़कर आराम से उसको बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया। अब देखो यहाँ पूरा प्रोसेस बताएँगे कि नवाब साहब ने कितने नवाबी ढंग से, कितना मतलब स्टाइल मार के खीरों को धोया, साफ़ किया और फिर जो है उनको काटा। तो यहाँ पूरा प्रोसेस है, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर लोटा रखा था पानी का, तो उस लोटे से पानी से मतलब खीरों को धोया, खिड़की के बाहर धोया और तौलिया से फिर उनको बड़े आराम से पोंछा। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जब आप खीरे का ऊपर का सिर काटते हैं ना, ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा, तो जब आप ऐसे घिसते हैं उसको तो वहाँ से झाग निकलता है। तो थोड़ी-सी इमेजिनेशन आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। जब आप इमेजिन करके चलेंगे तो स्टोरी को समझने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और आप ईज़िली समझ पाएँगे। तो थोड़ा इमेजिन करके चलिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है? तो देखो यहाँ से जो है खीरे के झाग जो है उन्होंने जो है निकाले, फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फाँकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते चले गए। मतलब उसकी फाँकें बनाई और बड़े स्टाइल से, बड़े एकदम तरीके से, है ना, बड़े करीने से तौलिए पर उसको सजाते गए।
लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो देखो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। मतलब यहाँ पर खाली खीरा काट काट कर सजाए नहीं, उसके ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च भी जो है उन्होंने हल्का हल्का बुरक दिया। उनकी हर एक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रस अवदान की कल्पना से पलवित हो रहा था। मतलब उनके एक्सप्रेशन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब खीरे को खाने के लिए वो काफ़ी एकदम एक्साइटेड हो और उनके मुंह में पानी आ रहा हो। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं बार-बार उनको देख रहा था, है ना? कि और मैं ये भी सोच रहा था उनको देखकर कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख़्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो देखो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। तो देखो पहले तो इन्होंने पूछा था खीरे को काटने से पहले कि क्या आप खाएँगे? अब नवाब साहब ने जब खीरे काट लिए, उनको करीने से सजा दिए, उन पर नमक, मिर्च सब बुरक दिया, तो उसके बाद फिर से एक बार उन्होंने जो है लेखक से पूछा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब खाएँगे आप? मतलब खा लीजिए, ऑफ़र कर रहे हैं फिर से, दोबारा से ऑफ़र कर रहे हैं कि लखनऊ का बालम खीरा है, खा लीजिए। अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पानी आती फाँकें देखकर मुँह में पानी ज़रूर आ रहा था, है ना? तो लेखक के मुँह में यहाँ पर इतना मतलब एक बढ़िया-सा खीरा देखकर जिसके ऊपर नमक मिर्च सब बुरकी हुई है, उसको देखकर पानी तो आ रहा था, लेकिन वो पहले ही इनकार कर चुके थे। तो आत्मसम्मान की वजह से वो दोबारा भी फिर इनकार करना ही उन्होंने उचित समझा। मतलब सोचा कि पहले तो एक बार मना कर ही दिया है, अब सही नहीं होगा अगर अब खा लिया तो। तो दोबारा भी लेखक ने क्या कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। इसका मतलब ये है कि नो थैंक्स, मैं अभी मतलब नहीं खा सकता, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मतलब मेरा पेट थोड़ा-सा ख़राब है। तो अब डायरेक्टली मना कर दे तो थोड़ा-सा बुरा लगता नवाब साहब को, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा बहाना बनाया कि मेरा पेट मतलब ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं खा सकता, आप ही खाइए, नो थैंक्स। चलिए, अब देखो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये रहा मतलब ये लेखक हैं और ये जो है नवाब साहब हैं जो खीरे का शौक़ फरमा रहे हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। अब देखो नवाब साहब ने बेचारों ने इतनी मेहनत से और एकदम करीने से तरीके से मतलब उन खीरों को काट करके सजाया था, तो वो तो खाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और बड़ी चमकती हुई नज़रों से अपने खीरे की फाँकों की ओर वो देख भी रहे थे। लेकिन खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास उन्होंने लिया, बड़ा लंबा सा सांस लिया और खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। अब देखो नवाब साहब यहाँ पर क्या कॉमेडी करने वाले हैं, मतलब हमें ये ऐसी चीज़ लगेगी लेकिन हो सकता है उस वक़्त उनको ये चीज़ ठीक लगी हो। तो देखो यहाँ पर नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे की एक फाँक को उठाया, उसे होठों तक ले गए, है ना? और फाँक को बड़े आराम से सूँघा। सूंघ कर मतलब आँखें बंद करके सूँघा, बिल्कुल पलकें मूंद करके। जब हम किसी चीज़ का मतलब स्वाद लेते हैं या फिर जब हम किसी चीज़ की खुशबू सूँघते हैं, तो हम बेसिकली कभी-कभी आँखें भी बंद कर लेते हैं ताकि अच्छे से उस चीज़ की खुशबू हमारे अंदर समा जाए। तो ऐसे ही लेखक मतलब यहाँ पर नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की फाँक उठाई, उसे जो है अपने होठों तक ले गए और नाक से उसको बड़े आराम से सूँघा, आँखें बंद करके सूँघा और मुँह में पानी भर आए पानी की घूँट गले से उतर गया, है ना? देखो जब हम किसी टेस्टी चीज़ की खुशबू को सूँघते हैं, है ना? तो खाने की चीज़ को तो कभी-कभी ना हमारे मुँह में पानी आ जाता है। तो ऐसे ही उसकी खुशबू को सूँघ कर जब खीरे की खुशबू को सूँघ कर जब मतलब नवाब साहब के मुँह में पानी आया, तो बस अपना ऐसे ही उन्होंने उस घूँट को गले से नीचे उतार लिया। तब अब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, लेकिन देखो अगले ही पल क्या किया, पूरी उसकी मतलब खुशबू लेकर उन्होंने उस खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। है ना? नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसावदान की खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो एक-एक करके सारी फाँकों को उठाया, सभी का स्वाद उन्होंने सूँघा और सभी को फिर जो है वो खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और अपने होंठ पोंछ लिए। मतलब जैसे कोई इंसान पूरा खा पी के आराम से हाथ और मुँह पोंछता है ना, तो इसी तरीके से मतलब नवाब साहब ने सारी फाँकों की स्मेल को मतलब खुशबू को सूँघ करके फिर सबको खिड़की के बाहर फेंका और उसके बाद बड़ी तसल्ली से जो है तौलिए से अपने हाथ और होंठ पोंछ लिए, है ना? और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो ये कह रहे हों कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। तो देखो यहाँ बेसिकली उन्होंने खाए क्यों नहीं खीरे? नवाब साहब ने खीरे इसलिए नहीं खाए क्योंकि उन्हें लगा कि मतलब हम नवाब हैं और हमारे दिए हुए खीरे को सामने वाले ने मना कर दिया। तो जब हमारे इन खीरों को किसी ने मना कर दिया है, किसी नॉर्मल इंसान ने मना कर दिया है, तो हमारा इनको खाना अब हमारे लिए सही नहीं होगा, अपमान होगा। मतलब हमारी जो नवाबियत है वो इससे कहीं न कहीं कम हो जाएगी।
तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब देखो इस पूरे प्रोसेस को निपटा कर नवाब साहब ऐसे आराम से लेटे जैसे कि बहुत बड़ा कुछ काम करके वो जो है लेट गए हों। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, है ना। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ासत और नज़ाकत। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देखो ये है नवाबी एक तहज़ीब या नफ़ासत या फिर इनकी नज़ाकत, इनके स्टाइल। तो नवाब थे वो, इसलिए कहीं न कहीं नवाबियत उनकी झलक रही थी। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। तो यहाँ लेखक एक व्यंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हंसी भी आ रही है इस चीज़ को पढ़ के लेखक कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था कि ये तो एक नया और अजूबा ही तरीका है। खीरे की सुगंध से जो है इन्होंने अपना पेट भर लिया, है ना, अपने आप को संतुष्ट कर लिया। तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, इसको ज़रूर एब्स्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। लेकिन क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेकिन क्या मतलब इस तरीके से खीरे को प्रयोग करने से पेट भी भर सकता है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो देखो नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब तो लेट गए थे, है ना, खीरे की फांकों को सूंघ के, फेंक के, सारा काम निपटा के, है ना, होठ और अपने हाथ वाथ पूंछ के। तो उसके बाद लेटने के बाद नवाब साहब ने एक बड़ी सी डकार ली। तो डकार को सुनते ही जो है नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। तो यहाँ लेखक मतलब नवाब साहब कह रहे हैं कि मतलब लेखक की तरफ उन्होंने देखा और कहा कि खीरा होता तो टेस्टी है, लेकिन थोड़ा सा ना वो थोड़ा भारी हो जाता है, तो मतलब पेट पर बोझ डाल देता है, तो खाना ठीक नहीं रहता। तो यहाँ नवाब साहब ने एक्सप्लेनेशन दी है खीरे को ना खाने की। लेकिन लेखक तो समझ गए कि इन्होंने खीरा क्यों नहीं खाया है, क्योंकि मैंने उसको खाने से मना कर दिया था, तो इससे इनकी नवाबियत पर थोड़ा जो है सवाल उठ जाता, तो इसलिए इन्होंने नहीं खाया। तो देखो ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मेरी तो आंखें ही खुल गई कि क्या वाकई में इस तरीके से भी कोई कर सकता है ना, कि मतलब क्या मात्र सुगंध सूंघने से ही किसी इंसान का पेट भर सकता है। तो ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो देखो यहाँ पाठ का अंत हो रहा है और लेखक एक सवाल कर रहे हैं कि अगर खीरे की खुशबू सूंघ लेने से, उसके स्वाद की कल्पना करने से इंसान का इतना पेट भर जाता है कि उसको डकार भी आ जाती है, तो क्या बिना किसी विचार, बिना किसी घटना और पात्र के क्या लेखक की इच्छा मात्र से एक नई कहानी नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? तो बन गई ना कहानी। लखनवी अंदाज जो है वो इसी तरीके से इन्होंने कहानी लिखी। कोई पर्टिकुलर इन्होंने सोचा नहीं था कि हाँ मैं कहानी लिखूंगा, बस ऐसे ही ये गए किसी सफ़र पे, रेल के सफ़र पे, और वहाँ पर ये छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, तो उसी को लेकर के जो है यशपाल जी ने ये पूरी कहानी लिख दी। आई होप आपको ये लखनवी नवाब जो है वो काफ़ी पसंद आए होंगे। इनका जो पूरा तरीका रहा है इस कहानी के अंदर वो अच्छा लगा होगा, और लेखक ने जिस हिसाब से इस स्टोरी को हमारे साथ बताया है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डिफरेंट सा है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। लखनवी अंदाज की कहानी क्लियर हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि यस मैम कहानी क्लियर है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ प्रीवियस चैप्टर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।